आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर चर्चा होने जा रही है जहां ग्लोबल डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक्शन आपस में टकरा रहे हैं। जियोपॉलिटिक डोमिनो इफेक्ट। ये एक ऐसी स्थिति है जहां दुनिया के एक हिस्से में होने वाली बातचीत दूसरे हिस्से में सेना की हलचल को तेज कर सकती है। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम इस बात को समझेंगे कि कैसे बीजिंग में हुई एक हाई स्टेक्स डिप्लोमेटिक मुलाकात सीधे तौर पर मिडल ईस्ट में एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारियों को जन्म दे रही है। तो चलिए इस पूरी स्थिति को समझने के लिए अपना रोडमैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द डिप्लोमैटिक डेडलॉक की, फिर देखेंगे इनसाइड द बीजिंग टॉक्स, उसके बाद द ताइवान ट्रेड ऑफ को समझेंगे और आखिर में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रिटर्न्स। शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द डिप्लोमैटिक डेडलॉक यानी मिडिल ईस्ट में रुकी हुई शांति। अब इस डेडलॉक को समझने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस एक बयान पर गौर करना काफी जरूरी हो जाता है। बीजिंग से वापस लौटते वक्त एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ईरान के शांति प्रस्ताव पर सीधे तौर पर कहा कि मैंने इसे देखा और अगर मुझे पहला वाक्य ही पसंद नहीं आता तो मैं उसे फेंक देता हूं। लिटरली सीधे फेंक देता हूं। यह बेहद सख्त रुख अपने आप पे बता रहा है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। एक तरफ यूएस का रुख इतना सख्त है तो दूसरी तरफ एलाइड नेशंस यानी सहयोगी देश लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज कराने की। उनका मेन टारगेट है स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस खुलवाना। वो चाहते थे कि यूएस इलेक्शन से ठीक पहले इस स्ट्रेट को खुलवाकर एक बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री हासिल कर ली जाए। लेकिन इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बाद भी यूएस अपने पुराने फैसले पर पूरी तरह अडिग है और किसी भी कॉम्प्रोमाइज के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, इनसाइड द बीजिंग टॉक्स, जहां स्ट्रैटेजी पूरी तरह से शिफ्ट होती दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट मुद्दे में आखिर चाइना की इतनी दिलचस्पी क्यों है? रीजन बड़ा सिंपल और प्रैक्टिकल है। चाइना अपने एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर बहुत बुरी तरह निर्भर करता है और साथ ही बीजिंग तेहरान का एक काफ़ी अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। तो जब यूएस और चाइनीज प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई तो ईरान का मुद्दा उठना तो लाजमी ही था। एक तरफ चाइना के सामरिक रिश्ते हैं और दूसरी तरफ उसकी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी दांव पर लगी है। लेकिन यहाँ कूटनीति में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। एएनआई न्यूज एजेंसी के हवाले से यूएस और चाइना के बीच एक दुर्लभ शेयर्ड अग्रीमेंट देखने को मिला है। दोनों देश जो नॉर्मली एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं, 2 पॉइंट्स पर बिल्कुल सहमत थे। पहला, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए और दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर हाल में खुला रखना होगा। इन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स पर यूएस और चाइना का अग्री करना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। और अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द ताइवान ट्रेड ऑफ, कूटनीतिक तराजू। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बिना लेन देन के शायद ही कुछ होता है। हमेशा किसी न किसी तरह का क्विड प्रो क्वो चलता ही है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ यूएस का गोल क्लियर है, एक न्यूक्लियर फ्री ईरान और खुला हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वहीं दूसरी तरफ चाइना का अपना एक अलग लक्ष्य है, ताइवान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के खिलाफ आपसी समझ या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इन्हीं 2 लक्ष्यों पर यूएस और चाइना की नेगोशिएशन टिकी हुई थी। यूएस प्रेसिडेंट के मुताबिक चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बिल्कुल नहीं चाहते कि ताइवान में आज़ादी के लिए कोई लड़ाई हो। तो लंबी चर्चा के बाद नतीजा कुछ ऐसा निकला कि जहां यूएस को ईरान पर चाइना का सपोर्ट मिल गया, वहीं यूएस ने भी ताइवान के मुद्दे पर चाइना की चिंताओं को समझ लिया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि बीजिंग टॉक्स में चाइना के लिए सबसे अहम मुद्दा ताइवान ही था। चाइनीज प्रेसिडेंट ने तो निजी तौर पर यहां तक वार्निंग दे दी कि ताइवान पर कोई भी बड़ा मतभेद यूएस और चाइना को सीधे युद्ध में ला सकता है। इसलिए ईरान पर अपना समर्थन देने के बदले में चाइना के लिए ताइवान पर यूएस की चुप्पी या अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ही जरूरी था। यही वजह है कि इन टॉक्स की सफलता मिडल ईस्ट में आगे के कदम तय कर रही है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रिटर्न्स, जमीनी हकीकत। अब इस नंबर पर गौर करना काफी जरूरी हो जाता है। $500 मिलियन यानी करीब $50 करोड़ का नुकसान हर एक दिन। यूएस के कंट्रोल वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से ईरान पिछले 2.5 हफ्तों से कोई व्यापार ही नहीं कर पाया है। जियोपॉलिटिक्स के पीछे हमेशा नंबर्स और इकोनॉमी ही काम करती है और यह भारी आर्थिक दबाव इस डिप्लोमैटिक युद्ध का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो आखिर इस डिप्लोमैटिक डेडलॉक और इन टॉक्स का असर जमीन पर क्या दिख रहा है? अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो आगे क्या होगा? द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यूएस के टॉप एड्स और पेंटागन एक बहुत बड़े मिलिट्री स्ट्राइक प्लान पर काम कर रहे हैं,
जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा जा रहा था। पिछले महीने के सीज़फायर के बाद अब इस ऑपरेशन को दोबारा शुरू करने की तैयारियां जोरों पर हैं। हो सकता है कि इसका नया ऑपरेशनल नाम कुछ और रख दिया जाए, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि सैन्य कार्यवाही का विकल्प पूरी तरह से ओपन है। और हाल ही में आई रीजनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इन आशंकाओं को सच साबित कर रही हैं। हालात ग्राउंड पर तेजी से खराब हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट के इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार यूएस और इजरायली फोर्सेज इस वक्त सीज़फायर के बाद से अपनी सबसे बड़ी संयुक्त मिलिट्री तैयारियों में जुटी हैं। पेंटागन किसी भी कंटिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये हमले अगले हफ्ते तक भी शुरू हो सकते हैं। बीजिंग में हुई बातचीत का परिणाम सीधे इन ग्राउंड रिपोर्ट्स और सैन्य हलचलों में साफ साफ दिख रहा है। तो अंत में सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही बचता है, क्या ईस्ट में हुआ एक कूटनीतिक समझौता सच में मिडिल ईस्ट में एक भयानक मिलिट्री एक्शन को आग लगाने वाला है? हमने अभी देखा कि कैसे ताइवान और ईरान के मुद्दे आपस में जुड़े हुए थे और कैसे एक जगह बंद कमरे में हुई मुलाकात दूसरी जगह सीधे फौज की तैयारियों को तय कर रही है। दुनिया भर के देश और उनके फैसले आपस में कितने गहरे और नाजुक ढंग से गुंदे हुए हैं। आज का ये पूरा विश्लेषण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये पूरी स्थिति वाकई में काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।